नमस्ते सभी को। न्यू एनर्जी के दूसरे एपिसोड में सबका स्वागत। आज हम प्रस्तावना को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2003 जनवरी में लेखिका को तिरुपति में हुए कार्यक्रम के समावेश में पत्री जी ने वहां बुलाया। वहां पे उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि जो मानवों के ऑरा की परीक्षा करके डेटा मिला है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स से गणना करना। उससे जुड़े हुए सारे विवरण क्रिम्सन सर्कल नाम के वेबसाइट में हैं। उसको जून तक एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें पत्री जी के सामने पेश करना था। उन्हें अनुवाद बहुत पसंद था। वो कहती है कि जो उन्हें पता है उसे दूसरों के साथ बांटना ऐसी उनकी आदत ही थी। लेकिन जब ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई तब वो थोड़ी परेशान हो गई थी। तब तक उन्होंने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया था और वो उसी कश्मकश में थी। अब कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन ले ही लिया। ये बात चल रही है 2003 जनवरी की। उन्हें कंप्यूटर के बारे में तब बहुत कम पता था। इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद उन्होंने क्रिम्सन सर्कल वेबसाइट पे जाने की कोशिश की। ज़्यादा पता ना होने की वजह से वेब पेज में जाना उन्हें मुश्किल हो रहा था। उसे पढ़ने के लिए वो तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रही थी। ऐसे होते होते फरवरी का एंड भी आ गया और उन्होंने पाया कि उन्होंने जहाँ से शुरू किया है वो वहीं पे थी। कुछ भी काम आगे बढ़ नहीं रहा था। उस वजह से उनको एक दिन बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सीधे सीधे तोबियस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तुम क्या समझ रहे हो? जो तुम कह रहे हो उसे मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का कुछ फर्क पड़ रहा है? मैं अभी इंटरनेट सेंटर जा रही हूँ, चलो चलकर उन वेब पेज कर खोलना कैसे है मुझे दिखा दो। ये कहते हुए वो एक नेट सेंटर के अंदर चली गई। वेबसाइट में जाने के दूसरे मिनट के बाद पता नहीं कैसे उन्होंने सही पॉइंट पर क्लिक किया और वेब पेज जो है वो उनकी आंखों के सामने खुलते हुए वो आश्चर्यचकित हो गई। तोबियस को धन्यवाद करके बहुत खुशी से दौड़ते हुए वो घर वापस आई। जल्दी जल्दी प्रिंट आउट्स निकालकर उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें तोबियस के द्वारा बताई गई कुछ बातें सिंबॉलिक थी और लेखिका चाहती थी कि ये बातें वो अच्छी तरह से लिंक कर पाए, लेकिन कैसे? उनके अंदर परेशानी वापस शुरू हो गई। जून का महीना नज़दीक आ रहा था। उनके पास जो मटेरियल था वो सीधी तरह से उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें बाहर तो उसे लाना था, तो वो यही चिंता में थी कि उसे वो बाहर कैसे लाए। ऐसे में एक दिन वो नेल्लूर के पिरामिड मास्टर आनंद राव जी के घर गई और बातों बातों में उन्होंने लेखिका को वॉक-इन के बारे में बताया और वॉक-इन्स के बारे में वेबसाइट देखने के लिए कहा। घर आने के बाद उन्होंने ढूंढा और वहाँ एक वेबसाइट मिली। वो जो वेबसाइट की लिंक ढूंढ रही थी वही लिंक ये थी और अलग अलग वेबसाइट भी उनको वहाँ मिली। लेखिका कहती है, हमारे अंदर सिर्फ ईमानदार सोच और खोज करने की इच्छा होनी चाहिए। रास्ता अपने आप खुल जाता है। पहले कुछ दिन तक उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये विषय को वो सामने कैसे लाएं। तोबियस का मटेरियल जो है वो एक सीरीज़ की तरह होता है। महीने के 12 पार्ट होते हैं और वो सोच रही थी कि हर पार्ट का अलग अलग अनुवाद करना है या सभी का एक साथ ही अनुवाद करना है। इसमें वो सीरीज़ को बार बार पढ़ रही थी और वो कहती है
वो बार बार पढ़ने की वजह से उनके अंदर जागरूकता बढ़ने लगी। फिर उनको नेल्लूर के एक पिरामिड मास्टर अशोक जी ने कहा कि जिस किसी भी तरह लिखना हो लिखिए, लेकिन उसके अंदर एनर्जी जो है वो पढ़ने वालों को मिलनी चाहिए। अभी काफ़ी समय हो चुका था और 2004 का आधे से ज़्यादा साल बीत चुका था। तो लेखिका कहती है कि वो बस पानी में कूद गई और उन्होंने काम शुरू कर दिया। पहले अनुवाद उन्होंने ध्यान आंध्रा प्रदेश पत्रिका को भेजा और धीरे धीरे वो कहती है कि जैसे जैसे विषय को लाना चाहिए वो अपने आप होता गया। आगे वो कहती है कि इस ज्ञान को देने वाले सिर्फ तोबियस नहीं हैं। कई जगह पे ये चैनलिंग चल रही है जिनमें कई लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं, जिससे वो हमें ज्ञान समाचार दे रहे हैं। उस पूरे समाचार को, ज्ञान को जब हम इकट्ठा करेंगे तभी हम संपूर्ण विषय को, परिस्थिति को समझ पाएंगे, ऐसा लेखिका यहाँ कहती है। वो आगे कहती है कि जो सच्चा समाचार, जो सच्चा ज्ञान है वो किसी के भी देने पर एक ही जैसा होता है। सिर्फ उसके बोलने के तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का विषय जो है वो एक ही तरह का होता है। आचरण करने से ही ये विषय जो है वो ठीक तरह से समझ आता है। वो आगे कहती है कि उनके हाथ के द्वारा कलम से जो ज्ञान प्रवाह आ रहा था वह दूसरों के द्वारा दिए गए सहकार की वजह से रचना में आ रहा था। हर सप्ताह उनके घर में एक न्यू एनर्जी की कक्षा होती थी जिनमें लोग इस पे चर्चा करते थे और वो कहती है कि ये चर्चा की वजह से भी उनको कई सारी गहराइयाँ समझ में आई। जैसे जैसे समझ आ गया वैसे वैसे उनका मन और भी खुलता गया। ये अनुभवों को वो हमारे सामने रख रही है। साथ साथ जिनके द्वारा उन्होंने ये अनुभवों को पाया, उनके द्वारा सुने गए ज्ञान को, समाचार को भी इन्होंने इस पुस्तक में सीधा सीधा उन्हीं के भाषा में बताया है। ये पुस्तक में वो आगे कहती है कि तोबियस जो है वो हमें सही मार्ग पर लेके जा रहा है, लेकिन तोबियस पहले जो कहते हैं और बाद में जो कहते हैं उसके बीच में शायद अंतर दिखाई दे। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। पहले कुछ दृष्टिकोण से देखने के बाद हमें दूसरे दशा पर, दूसरी स्टेज पर ले जाने के लिए ऐसा कहा गया है। वो आगे कहती है, हर वक्त हमारे अंदर की एनर्जी को धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो तोबियस जी ने कहा है उसको वैसे आचरण जब हम करेंगे तब उसका नतीजा जो आएगा वो बहुत अद्भुत होगा और हमें इतनी खुशी होगी कि जिसे हम बातों में नहीं बता सकते। पहला कदम चढ़ने पर दूसरे कदम चढ़ने के लिए विचार आएगा, तीसरे कदम के लिए कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर चढ़ पाएंगे। यही कोशिश तोबियस इस चीज से कर रहे हैं। स्तरों के मुताबिक हमें विषयों के बारे में शिक्षित करते हुए हमारी मदद कर रहे हैं। तोबियस कहते हैं, हमारे साथ थोड़ा समय बिताना उसे बहुत आदरणीय, अच्छा लगता है। आगे वो कहती है कि जब वह, मतलब तोबियस और हम मिलते हैं तो न्यू एनर्जी, डायमेंशन, आयाम के निर्माण होते हैं। वह इस धरती से संबंधित एनर्जी नहीं है, सामने वाली से जुड़ी हुई शक्ति भी नहीं है। वह देवत्व से जुड़ी हुई नई डायमेंशन है। जब हम अपना मन खोलते हैं तो जो लोग भौतिक रूप से नहीं हैं उनका स्वागत करने पर उसका निर्माण होता है। यह वही है
अब यहाँ निर्माण हो रहा है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी। लेखिका ने यहाँ एक जिक्र किया है कि जब हम अपना मन खोलते हैं और जो लोग भौतिक रूप से नहीं हैं उनका स्वागत करते हैं, तब नई एनर्जी, नई शक्ति का निर्माण होता है। इसे ही पत्री सर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग ओपन टू न्यू फ्रेंड्स। बीइंग ओपन ऑलवेज is otherwise called as spirituality. Going for new friendships calls for extra efforts, and being open to spiritual friends is the point, and friendship is possible only with other positive or spiritual people. ये पत्री जी ने 2016 अप्रैल में हैदराबाद में लिखा हुआ है, जिसमें ये कहा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है नई दोस्तों के लिए ओपन होना, नई फ्रेंडशिप्स के लिए एफर्ट्स डालना। और मुझे लगता है कि लेखिका यहाँ इसी के बारे में बात कर रही है कि जो लोग हम भौतिक रूप से नहीं देख सकते हैं उनका भी हमें स्वागत करना है, और उनके स्वागत करने पे जब हम अपना मन खोल के उनका स्वागत करेंगे तब एक नई एनर्जी का भी निर्माण होगा। आगे चल के लेखिका इस पुस्तक में आए गए कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में हमें समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। लेखिका कहती है, एनर्जी का मतलब है शक्ति। यह एक थरथराहट के रूप में होती है, मतलब वाइब्रेशंस। कंपन का मतलब लहरों की तरह गति होने वाली शक्ति है। यह शक्ति का सहज लक्षण है, मतलब कंपन जो है वो शक्ति का सहज लक्षण है। एनर्जी कंपन की तरह संचार होती रहती है। यह उतार चढ़ाव हमारे सहज आँखों को नहीं दिखाई देते। वो आगे फ्रीक्वेंसी को समझा रही है और इसे एक लहरों की तरह बता रही है। आप स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक मिनट में या एक क्षण में कितनी लहरें आ रही है, उन लहरों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी कहते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्षण काल में ज़्यादा संख्या में आने वाले वाइब्रेशंस, थरथराहट, लहरें, मतलब आवृत्ति ज़्यादा है। कम फ्रीक्वेंसी मतलब उसी क्षण काल में कम संख्या में आने वाली थरथराहट, मतलब आवृत्ति कम है। आगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बता रही है। वो कह रही है कि एक जगह में एक से ज़्यादा थरथराहट के स्तर हो सकते हैं। वाइब्रेशन के स्तर एक ही जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा भौतिक शरीर, जहाँ पर हमारा एस्ट्रल शरीर भी है। हमारा भौतिक और एस्ट्रल शरीर एक ही जगह पे होने के बाद भी एक दूसरे को खतरा नहीं है। हम जब अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं तब भौतिक आँखों को, मतलब अपनी भौतिक आवृत्ति को, जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं सकता है, उसे भी हम देख सकते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी कंपन है और सब कुछ एक विशिष्ट आवृत्ति है, मीनिंग विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। जब हम आध्यात्मिक साधना अच्छे से करते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपन हमारे भौतिक कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं, मतलब भौतिक रूप से परे आवाज़ को भी हम सुन सकेंगे। टेलीपैथी भी ऐसी है। ऐसे ही दूसरी फ्रीक्वेंसी में जो आवृत्ति है, जो भौतिक आँखों से नहीं दिख सकती, उसे दूसरी तरह से हम कंपन चेंज करने के बाद देख सकते हैं।
इसको ही दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख से देखना कहा जाता है। हम समझते हैं कि जो लोग ऐसा देखते हैं उनके अंदर कोई अद्भुत शक्ति है। जैसे एपिसोड 1 में हमने देखा, वही बात वो यहाँ दोहरा रही है। वो कह रही है कि इस पुस्तक को एक कहानी की तरह पढ़ना काफ़ी नहीं है। इस किताब को जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें गहराइयाँ समझ में आएगी और हमारी जागरूकता, हमारा अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तोबियस की उंगली पकड़कर चिंता के बिना चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे वो तोबियस का परिचय दे रही है, तो हम इसे अगले एपिसोड में जानेंगे। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में आपको मेरी ही तरह बहुत मज़ा, बहुत आनंद आया हो। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।